अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। लाश नंगी चारपाई पर लाई गई। पुरानी सी एक चादर ने लाश को ढांप रखा था। मैं उस वक्त थाने के दफ्तर में बैठा था। हेड कांस्टेबल ने मेरे दरवाजे में खड़े होकर कहा, मलिक साहब, एक और आ रही है। उसके लहजे और अंदाज में ऐसी खुशी थी जैसे वो कह रहा हो कि एक और नाचने वाली, गाने वाली आ रही है। मैं समझ गया कि एक लाश आ रही है। पुलिस और पोस्टमार्टम करने वालों के लिए लाश कोई अजूबा नहीं होती। लाश, कत्ल और फांसी के अल्फाज पुलिस के यहाँ इस तरह बोले जाते हैं जिस तरह आप हर रोज़ धनिया, प्याज और टमाटर कहते हैं। आज इतनी मुद्दत बाद मुझे ये वारदात याद आई तो मेरे कानों में हेड कांस्टेबल की आवाज़ गूंज उठी, मलिक साहब, एक और आ रही है। ये मैं आपको अपनी तफ्तीश की रुदात और वारदात की कहानी इसी फिक्रे से शुरू करके सुनाता हूँ। ये लोग पढ़ने सुनने वालों, एक और आ रही है। उस दौर की भयानक वारदातें आज की दिलचस्प कहानियां बन गई हैं। हेड कांस्टेबल की आवाज़ पर मैं कुर्सी से उठा और टहलता टहलता बरामदे में आया। चारपाई थाने के अहाते में दाखिल हो चुकी थी। 4 आदमियों ने उसे उठा रखा था। इनमें 2 अधेड़ उम्र देहाती थे और 2 नौजवान शहरी। चारपाई के साथ साथ एक और शहरी नौजवान चला आ रहा था। उसके हाथ में 12 बोर की एक नाली बंदूक थी। इस लड़के को मैंने पहले भी देखा था। हेड कांस्टेबल ने मुझे याद दिलाया कि धर्मचंद का बेटा है। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि ये नाम धर्मचंद था। उस वक्त जो नाम ज़हन में आता है लिख डालता हूँ। आपकी दिलचस्पी नामों से नहीं, कहानी से है। चारपाई अभी 10-12 कदम दूर ही थी जब हेड कांस्टेबल ने पूछा, ओए, मर गया है या अभी जिंदा है? मरा हुआ है, जवाब मिला। चारपाई बरामदे में रख के चारों हाँफते कांपते अलग हो के बैठ गए और पसीना पोंछने लगे। वो बहुत थके हुए थे। मैंने आगे बढ़कर चादर हटाई तो एक खूबरू नौजवान चेहरा नजर आया। आंखें बंद, मुंह जरा सा खुला हुआ। चेहरे पर दर्द का आखिरी तासुर नक्श हो गया था। फिर भी चेहरे का हुस्न सलामत था, मगर जिस्म से जान निकल चुकी थी। वो शहर का रहने वाला था। चादर पूरी हटाई तो कमीज और पतलून खून से लाल थी। जख्म दाएं पहलू में था, वहां से कमीज फटी हुई थी। मुझे वहां गोश्त के जर्रे और लोथड़े नजर आए। कमीज हटाकर देखी, वहां से पेट फटा हुआ था। जख्म कुल्हाड़ी, चाकू या बर्छी का नहीं था। मेरे सामने चारपाई के दूसरी तरफ बंदूक वाला नौजवान लड़का खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने थुतियाकर कहा, हम इकट्ठे शिकार खेलने गए थे। मुझे मालूम नहीं था कि ये ऊंची ऊंची घास में पेशाब करने बैठा हुआ है। मेंढ पर एक फाख्तान बैठी। मैंने उस पर गोली चलाई। फाख्ता मर गई, लेकिन मुझे एक चीख सुनाई दी। ये उठा और गिर पड़ा। जाकर देखा तो ये मर चुका था। कारतूस के बहुत सारे छर्रे इसके पेट में जा लगे। ये मेरा बहुत ही गहरा दोस्त था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि मेरे छर्रों के रास्ते में ये बैठा है। दूसरे 2 शहरी नौजवान भी इनके साथ शिकार पर गए थे। उन्होंने भी बंदूक वाले की तायीद की और कहा कि इसे इत्तफाकिया गोली लगी है। इनमें एक हिंदू और एक मुसलमान था। दोनों देहातियों ने बताया कि हिंदू लड़का भागा हुआ इनके गांव आया, जो मौका वारदात से 1 मील या ज़रा कम था। उसने वहां बताया कि उनका एक दोस्त इत्तफाकिया गोली लगने से मर गया है। इसकी लाश शहर तक ले जानी है। 4 आदमी एक चारपाई उठाकर उसके साथ गए। लाश चारपाई पर डाली। एक तरफ से 2 लड़कों ने उठाई, दूसरी तरफ वो 2 देहाती हो गए। इस तरह 4 की बजाय ये 2 देहाती साथ आए। इनमें एक कुछ सियाना था। लड़के लाश उसके घर ले जाना चाहते थे। इस देहाती ने कहा कि इस तरह वो फंस जाएंगे। लाश थाने ले चलें ताकि पुलिस के कागजों में लिख दिया जाए कि ये हादसा है। मैंने मरने वाले के घर का अता पता लड़कों से मालूम करके उसके लवाहे की इनको इतला भिजवा दी और पोस्टमार्टम के कागजात तैयार करने के लिए कहा। पुलिस के यहाँ ये रिवाज शुरू से चला आ रहा है कि कोई वारदात आ जाए तो यही कोशिश की जाती है कि ये रजिस्टर न की जाए। इसमें अपने फ़राइज़ से इन्हिराफ भी होता है और तफ्तीश के चक्कर से बचने की कोशिश भी। केस रजिस्टर करने के लिए, जिसे हमारे यहाँ पर्चा चाक करना कहते हैं, बाज़ थानेदार रिश्वत भी लेते हैं और बाज़ थानेदार रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को ही कहते हैं
کہ وہ खुद तफ्तीश करके असल मुजरिम की निशानदही करे। अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी थानों में ये रवैया इख्तियार किया जाता था, लेकिन बहुत कम। पाकिस्तान में ये रवैया इतना ज़्यादा हो गया है कि मुजरिमों को खुली छुट्टी मिल गई है। हादसाती मौत या खुदकुशी के केसों में तो थानेदारों की यही कोशिश रही है कि रस्मी सी कार्रवाई करके इसे हादसा या खुदकुशी लिख देते हैं। अगर कोई थानेदार किसी की शिकायत के बगैर इस वहम में पड़ जाए कि ये मौत इत्तेफाकिया नहीं बल्कि कत्ल की वारदात हो सकती है, तो उसका नतीजा यही होता है कि वो तफ्तीश के बड़े लंबे चक्कर में पड़ जाता है। मैंने भी जब 3 जबानों गोली चलाने वाले और उसके 2 दोस्तों से सुना कि गोली इत्तेफाकिया लगी है, तो मुझे इत्मीनान हुआ कि ये कत्ल नहीं और मैं एक तफ्तीश से बचा। देहातियों को चूँकि हादसे का इल्म था नहीं, वो सिर्फ लाश उठाकर लाए थे, इसलिए मैंने उनसे मुख्तसर से बयानात लिए, दूसरे लड़कों से भी बयान लिए और जहन में इत्तेफाकिया मौत रखकर सवाल जवाब किए। इससे पहले ऐसे 2 हादसे मेरे सामने आ चुके थे। अनाड़ी शिकारी बंदूक लेकर शिकार को गए और अपने एक साथी को मार लाए। मैं दफ्तर में बैठा बयान लिख रहा था। लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जाने वाली थी। अचानक बाहर से चीखें और धाड़ें सुनाई दीं। मैं समझ गया कि मुतवफ़्फ़ी के लवाहिकीन आ गए हैं। मैं बाहर निकला। मुतवफ़्फ़ी का बाप, बड़ा भाई, माँ और एक जवान बहन आ गई थी। इतने खूबरू जवान की मौत माँ और बहनों को पागल कर दिया करती है, यही हालत उसकी माँ और बहन की हो रही थी। बाप और भाई की धाड़ें आसमान को हिला रही थीं। पुलिस वालों पर, जिनके पास लहूलुहान लाशें आती हैं, उस डॉक्टर पर जो लाश को पोस्टमार्टम के लिए चीरता फाड़ता है, और जेल वालों पर जो फांसी देकर लाशें लवाहिकीन के हवाले करते हैं। माँ बहनों के बहन और बापों की धाड़ें कोई असर नहीं करती, वो आदी हो जाते हैं। अगर वो जज्बात से मग़लूब हो जाएं तो नौकरी छोड़ दें। इंसान आखिर इंसान होता है, जज्बात के आगे पहाड़ खड़े नहीं कर सकता। मैंने अपने इर्द गिर्द थानेदारी के जो पहाड़ खड़े कर रखे थे, वो गिर पड़े। इस हिंदू नौजवान पर मुझे गुस्सा आ गया, जिसने अंधाधुंध बंदूक चलाई और अपने जैसा एक नौजवान मार डाला था। हिंदुओं ने कब बंदूक चलाई थी? ये बहुत बड़े जमींदार का बेटा था, जो आड़ती भी था, ज़ात का राजपूत था, इसलिए घर में बंदूक भी रख ली थी, मगर चलाने का पता नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं दफ्तर चला गया। बंदूक चलाने वाला, जिसका नाम रघुनाथ किस्म का था, अंदर बैठा था। मैंने एक सांस में उसे आधी दर्जन गालियां दे डाली और कागजी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई। पोस्टमार्टम आने तक मैं इन तीनों लड़कों, दोनों देहातियों को छोड़ नहीं सकता था, छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद इन्हें बरामदे में बैठने को कहा। पोस्टमार्टम का इंतज़ाम शहर के अस्पताल में था। ये शहर नहीं, कस्बा था, जहाँ एक सरकारी अस्पताल था। इसमें एक सरकारी डॉक्टर था, जिसे सिविल सर्जन कहते थे। बारीक मुआयने के लिए हमें ज़िले शहर का रुख करना पड़ता था। आम पोस्टमार्टम वहीं सिविल अस्पताल में हो जाता था। बाहर रोना बंद हो चुका था। मुतवफ़्फ़ी के लवाहिकीन लाश के साथ अस्पताल चले गए थे। मैं दफ्तर से निकला तो थाने के गेट में मुतवफ़्फ़ी की बहन दाखिल होती नजर आई। उसे मैंने लाश पर गिरते और अपने बाल नोचते देखा था। वो जवान लड़की थी और अपने भाई की तरह खूबसूरत। उसने बुर्के की बजाय सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी, बहुत तेज़ चल रही थी। मेरे पास आकर बोली, ज़रा अंदर चलें। मैं उसके साथ अपने दफ्तर में गया। उसकी आंखें सूजने लगी थीं। मैंने उसे बिठाया और एक कांस्टेबल को पानी लाने को कहा। मेरे भाई को कत्ल किया गया है, उसने कहा, और वो सिसकियां लेने लगी। मैं यूं बिदका जैसे उसने मेरे जिस्म के साथ बिजली के नंगे तार लगा दिए हों। वो खामोश हो चुकी थी, मगर मेरे जहन में एक पहिया बहुत तेज़ चल पड़ा। एक ही बार कत्ल की कई वजूहात मेरे जहन में आ गईं, जिनमें से एक ये थी कि कत्ल का बाइस यही लड़की होगी। बाद में पता चला कि इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई। इस काफिर ने जानबूझकर मेरे भाई को गोली मारी है, उसने कहा। गोली मारने की वजह? मैंने पूछा। तुम्हारे अब्बाजान और भाई भी यहाँ आए थे, उन्होंने तो इस शक का इजहार नहीं किया। इन्हें मालूम नहीं, लड़की ने कहा। मैं इन्हें बताना भी नहीं चाहती। मैं अस्पताल से आई हूँ, इन्हें ये कहकर आई हूँ कि घर जा रही हूँ, बाहर ताला नहीं लगाया था। तुम इतने यकीन से बात कर रही हो जैसे तुम्हारे पास कत्ल का सबूत मौजूद है। ये साबित करना आपका काम है, उसने कहा।
آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے دل کی بات بتا رہی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ رگھوناتھ کی بہن میرے بھائی کو اتنا زیادہ چاہتی تھی کہ اس کے لیے مذہب تک چھوڑنے کو تیار تھی۔ محسن یعنی کہ متوفی بھی اسے اسی طرح چاہتا تھا۔ رگھوناتھ کی بہن میری سہیلی ہے، وہ شاید محسن کی خاطر ہی میری سہیلی بنی تھی۔ دوسرے تیسرے دن میرے پاس آتی تھی۔ محسن بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھتا تھا۔ ہر بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن محسن کے ساتھ میری محبت کچھ اور تھی، عجیب سی بے تکلفی تھی۔ اس نے مجھے اس راز میں بھی شریک کر لیا تھا کہ وہ اس ہندو لڑکی کو بری طرح چاہتا ہے اور یہ لڑکی اس کی خاطر مذہب بھی چھوڑنے کو تیار ہے۔ لڑکی نے بھی مجھے بتا دیا تھا کہ خواہ کچھ ہو جائے وہ محسن کے ساتھ ہی شادی کرے گی۔ گھر سے بھاگنا پڑا تو محسن کے ساتھ بھاگے گی۔ محسن نے حوصلہ قائم رکھا تو وہ اعلانیہ مذہب چھوڑ کر ہمارے گھر آ جائے گی۔ میں ان کی محبت میں حائل نہیں ہوتی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ محبت نے انہیں پاگل کر رکھا ہے۔ وہ باہر بھی کہیں ملتے ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ محسن نے مجھے بتایا تھا کہ کبھی کبھی باہر بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تم غالباً یہ کہنا چاہتی ہو کہ رگھوناتھ کو معلوم ہو گیا تھا کہ محسن کے تعلقات اس کی بہن کے ساتھ ہیں، میں نے کہا، اور رگھوناتھ نے محسن کو دانستہ گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ گولی اتفاقیہ لگی ہے۔ بالکل یہی، اس نے کہا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ میں اس شک پر بات کر رہی ہوں کہ اس عمر میں لڑکے لڑکیاں جذبات سے اندھے ہو کر احتیاط نہیں کرتے۔ ان کی ملاقاتیں چونکہ باہر بھی ہوتی تھیں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ رگھوناتھ کو علم ہو گیا ہو۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ رگھوناتھ کا باپ زمیندار اور آڑتی ہے اور یہ خاندان دوسرے ہندوؤں سے مختلف ہے۔ دوسرے ہندوؤں میں قتل کی جرات نہیں ہوتی۔ لڑکی خاصی ذہین اور وسیع دماغ والی معلوم ہوتی تھی۔ اس میں پردے میں بیٹھی رہنے والی لڑکیوں والی جھجک نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا جوان بھائی قتل ہو گیا تھا اور دوسری یہ کہ وہ کھاتے پیتے خاندان کی اور صاحب حیثیت باپ کی بیٹی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ محسن نے کبھی اس کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ رگھوناتھ کو اپنی بہن اور محسن کے تعلقات کا علم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ محسن نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ اس کے والدین کو معلوم نہیں کہ محسن اور اس ہندو لڑکی کا دوستانہ ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ رگھوناتھ کو علم نہ ہوا ہو، اس نے کہا۔ تم یہ بات شک کی بنا پر کہہ رہی ہو؟ جی ہاں، اس نے کہا، یہ میرا شک ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس میں دلچسپی لیں گے یا نہیں۔ اگر آپ نے اسے صرف حادثہ لکھ دیا تو۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے نیچے والا ہونٹ دانتوں میں لے لیا اور اچانک سر میز پر مار کر اس بری طرح روئی کہ میرا سینہ ہل گیا۔ میں نے اس کو سر پر ہاتھ پھیرا، تسلی دلاسا دیا اور کہا، میں پوری دلچسپی لوں گا، اسے حادثہ نہیں لکھوں گا۔ اس نے جس طرح اچانک سر میز پر پھینکا تھا اسی طرح اچانک سر اٹھایا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، ہچکیاں رک گئیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا، اگر آپ نے اس کافر کو حادثہ کہہ کر رہا کر دیا تو کل ہی اس کی لاش اس تھانے میں آئے گی اور مجھے آپ زندہ نہیں پکڑ سکیں گے۔ آپ کو میری لاش ملے گی۔ ابھی کہہ کر دیکھ لیں کہ یہ موت اتفاقیہ ہے۔ رگھوناتھ باہر بیٹھا ہے، اسے مجھ سے چھڑا لینا۔ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکا کہ اس وقت لڑکی کی جذباتی حالت کیسی ہو گئی تھی۔ اگر میں اس کی مرضی کے خلاف بات کرتا تو وہ شاید میرا بھی منہ نوچ لیتی۔ اس کے جذبات ایک بہن کے جذبات تھے، لیکن میں اسے ایک مسلمان لڑکی سمجھنے لگا جس میں غیرت اور انتقام کا جذبہ امنڈ آیا تھا۔ اس کے بھائی کو ایک ہندو نے قتل کر دیا تھا۔ اس نے مجھ میں ایک بھائی کے اور ایک مسلمان کے جذبات بیدار کر دیے۔ بات شک کی تھی، لیکن مجھے قانون نے یہ حق دے رکھا تھا کہ میں نے موقع واردات کا معائنہ کر کے اور واردات یا حادثے کے احوال و قوائف کا جائزہ لے کر رائے قائم کروں کہ یہ قتل ہے یا اتفاقیہ موت۔ میں نے پوری تحقیقات کا فیصلہ کر لیا اور لڑکی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر کے کہا کہ وہ چلی جائے۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار نہ کیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر 3-4 کانسٹیبل ساتھ لینے اور گھوڑا لانے کو کہا۔ انہیں بتایا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں دیہاتیوں اور تینوں لڑکوں کو کانسٹیبلوں کے ساتھ موقع واردات کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ جگہ کوئی 2.5-3 میل دور بتائی گئی تھی۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔
मेरे जहन में रघुनाथ की बहन थी, लेकिन मैं अभी किसी के साथ उसका जिक्र नहीं करना चाहता था, ताकि किसी को मालूम ना हो कि मैं तफ्तीश किस बुनियाद पर कर रहा हूँ। रास्ते में ही लड़कों से जा मिला। पहले मुसलमान लड़के को बुलाया और दूसरों से अलग हटाकर उससे पूछा। रघुनाथ ने कहा था कि मोहसिन पेशाब करने गया था। दूसरे लड़कों, हिंदू और मुसलमान ने भी तायद की थी। मुझे याद आया कि मोहसिन ने खाकी पतलून पहन रखी थी। मैंने इस मुसलमान लड़के से पूछा कि मोहसिन खड़े होकर पेशाब कर रहा था या बैठकर। वो कुछ घबराया। मैंने उसे याद दिलाया कि उसने पतलून पहन रखी थी। वो खड़े होकर पेशाब कर रहा था, लड़के ने जवाब दिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसे यकीन नहीं कि उसका जवाब सही है या गलत। फाख्ता मर गई थी? मैंने पूछा। जी हाँ। चंद और बातें मालूम करके मैंने रघुनाथ के हिंदू दोस्त को बुलाया। उससे भी यही सवाल पूछे। उसने भी यही जवाब दिए जो उसका मुसलमान दोस्त दे चुका था। अंदाज उसका भी घबराहट वाला था। फाख्ता के मुतालिक उसने बताया कि उसने नहीं देखी कि मरी थी या नहीं। दोनों ने बताया कि जब रघुनाथ ने गोली चलाई तो वो वहीं थे और उन्होंने उसे गोली चलाते देखा था। मेरे पूछने पर दोनों ने बताया कि मोहसिन नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि दोनों कह चुके थे कि मोहसिन खड़े होकर पेशाब कर रहा था। हम आम रफ्तार से चले जा रहे थे। मैं इन लड़कों से कुछ और पूछना चाहता था, कुछ मालूमात देहातियों से लेनी थी। मैंने थाने में उनसे ज़्यादा गहरी पूछगछ नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त मैं उसे हादसाती मौत समझ रहा था। अब मेरी तफ्तीश की लाइन बदल गई थी, लिहाजा मैं बाल की खाल उतारने लगा था। मुझे मौका न मिला, क्योंकि पीछे से कोई मुझे बुला रहा था। मैंने मलिक साहब की पुकार पर पीछे देखा। 5-6 हिंदू दौड़े चले आ रहे थे। इन्हें हादसे की इतला देर से मिली थी। मैं रुक गया। कांस्टेबल से कहा कि इन सबको ले चलो। हिंदू मेरे करीब आए तो मैंने देखा कि मोहसिन का बाप भी उनके साथ था। इन हिंदुओं में रघुनाथ का बाप भी था। मैं घोड़े से उतरा। रघुनाथ का बाप मुझसे बगलगीर होकर मिला। ये उसकी खुशामद का मुजाहिरा था। दूसरे भी इसी तरह झुक कर मिले, जैसे मैं थानेदार नहीं, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है कि यह हादसा हो गया है, रघुनाथ के बाप ने कहा, और यह भी पता चला है कि बेचारे मोहसिन को इत्तेफाकिया गोली लगी है। हम थाने गए, मालूम हुआ कि आप इधर आ गए हैं। अस्पताल गए, इनसे मोहसिन के बाप से मिले। ये बेचारे कहते हैं कि मेरा बेटा तकदीर से इत्तेफाकिया मारा गया है। मैं तो कहता हूँ कि रघुनाथ मर जाता, मोहसिन न मरता। ऐसी बहुत सी बातें करके उसने कहा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? मौका वारदात का मुआयना ज़रूरी है, मैंने कहा। आप इन लड़कों को कब फारिग करेंगे? उसने कहा, ये तो हादसा है, तहकीकात की क्या ज़रूरत है? उसने मोहसिन के बाप से कहा, क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? मलिक साहब, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। मोहसिन के बाप ने कहा, न मेरी कोई रिपोर्ट है। मैंने कबूल कर लिया है कि मेरा बेटा इत्तेफाकिया मर गया है। जी जी, एक और हिंदू ने कहा। वो तो गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं थे। ये साहब कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहे तो आप अपनी कार्रवाई रोक दें। मैं चूँकि खामोश था, इसलिए वो मुझे मशवरे और हिदायत दिए चले जा रहे थे। मैंने मोहसिन के बाप को देखा। उसे मैंने चंद घंटे पहले थाने में भी देखा था, जब वो बेटे की लाश देखने आया था। इन चंद घंटों में वो आधा रह गया था, उसका सर डोल रहा था। मैं जान गया कि ये हिंदू इसे पहला फुसला और वर्गलाकर ये कहलवाने के लिए साथ लाए हैं कि उसे कोई शिकायत नहीं। हिंदू की खुदगर्जी, मतलब परस्ती और मुस्लिम दुश्मनी को मैं खूब जानता था। ज़रूरत पड़े तो अदना दर्जे के मुसलमान के भी पाँव में सर रख देते और वक्त पड़े तो गर्दन पर छुरी रख देते थे। मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन अपने आप पर काबू पा लिया। आप मुझे कार्रवाई से न रोकें, मैंने तहम्मुल से कहा। मैं यही देखने जा रहा हूँ कि ये मौत इत्तेफाकिया वाक़ई हुई है। मुझे कागज़ों का पेट भरना है, ऊपर वालों को रिपोर्ट देनी है। मैं थाने में बैठे बैठे या आपके मशवरों पर अमल करके तो कोई राय कायम नहीं कर सकता। ये तो लड़के भी मुझे बता चुके हैं कि गोली इत्तेफाकिया लगी है। चलिए हम भी साथ चलते हैं, रघुनाथ के बाप ने कहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप यहीं से वापस तशरीफ़ ले जाएं, मैंने कहा, और मोहसिन के बाप की तरफ इशारा करके कहा, आप इन्हें अपने साथ ना घसीटें, ये पहले ही बहुत परेशान हैं, इन्हें और भी कुछ इंतज़ामात करने हैं। हिंदुओं ने चापलूसी के अंदाज में
मेरे साथ चलने पर इसरार किया तो मैंने निहायत बुर्दबारी से इन्हें वापस जाने को कहा और ये भी कह दिया कि अगर उन्होंने जिद जारी रखी तो मैं तीनों लड़कों को हवालात में बंद करके तफ्तीश करूंगा। इस धमकी से वो टल गए। मौका वारदात पर मैं इन लड़कों की रहनुमाई में पहुंचा, रघुनाथ को अपने साथ रखा और बाकी सबको दूर भेज दिया। इससे पूछा कि उसने गोली कहाँ से चलाई थी। वो 3-4 कदम हटकर खड़ा हो गया, बोला यहाँ से। फिर मैंने पूछा कि फाख्ता कहाँ थी। वो मुझे अपने साथ ले चला और कोई 40 कदम दूर एक मुंडेर पर पाँव रखकर कहा, यहाँ। फाख्ता मर गई थी? जी हाँ। तुमने उठाई थी? जी हाँ। तुमने मोहसिन की चीख फाख्ता उठाने से पहले सुनी थी या बाद में? मैंने पूछा और कहा, मैं तुम्हें याद करा दूं कि तुमने थाने में मुझे बताया था तो तुम्हें चीख सुनाई दी थी। मोहसिन घास के पीछे से उठा और गिर पड़ा। मैंने दौड़कर फाख्ता उठाई। उसने जवाब दिया। फिर मोहसिन को देखा। तुमने दोस्त को उठाने से पहले फाख्ता को उठाना ज़्यादा ज़रूरी समझा? मैंने कहा, ये नौजवान हिंदू राजपूत अक्लमंद भी लगता था और दिलेर भी, लेकिन कत्ल जैसे जुर्म के लिए जिस अकल की ज़रूरत होती है वो किसी पेशावर कातिल में ही हो सकती है। रघुनाथ ने मुंह खोलकर मुझे देखा और उसके चेहरे का रंग भी बदल गया। घबराओ नहीं भाई, तुम तो शिकारी हो। मैंने कहा, शिकारी को शिकार के साथ जो दिलचस्पी होती है वो दोस्त के साथ तो नहीं हो सकती। मैंने इस वारदात को कत्ल कह दिया है। मेरा शक पुख्ता हो गया था कि ये मौत इत्तेफाकिया या हादसाती नहीं। रघुनाथ ने फाख्ता की जो जगह मुझे दिखाई वहाँ कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे पता चलता कि यहाँ एक फाख्ता 12 बोर के कारतूस के छर्रों से मरी है। वहाँ 2-3 छोटे पर होने चाहिए थे, ज़रा सा खून होता। अगर ये दोनों चीज़ें न होती तो छर्रे ज़मीन पर भी लगे होते। 40 गज दूर तक छर्रे फैल जाते हैं। तुमने फायर खड़े होकर किया था या बैठकर? खड़े होकर, उसने जवाब दिया। मैंने अभी वो जगह किसी मसलहत की बिना पर नहीं देखी थी जहाँ मोहसिन गिरा और मरा था। मैंने रघुनाथ की बंदूक साथ ले ली थी जो एक कांस्टेबल के पास थी। उसे बुलाया और मैं बंदूक लेकर वहाँ जा खड़ा हुआ जहाँ से रघुनाथ ने बताया था कि उसने फायर किया था। मैंने बंदूक कंधे से फायर की पोजीशन में लगाकर उस जगह को शिस्त बांधी। वो जगह नीचे थी। अगर मोहसिन उस जगह से सिर्फ 2 गज परे खड़ा या बैठा होता तो भी उसे कोई छर्रा ना लगता, क्योंकि छर्रे कुछ तो फाख्ता को लगते और बाकी ज़मीन में चले जाते। इस जगह के करीब कोई घास नहीं थी। घास दाएं तरफ थी और मुंडेर से कम बुलंदी पर ज़मीन थी। अब मुझे बताओ कि मोहसिन कौन सी घास में छुपा हुआ था जहाँ वो तुम्हें नज़र नहीं आ सका? मैंने कहा, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। वो उस घास के पीछे चला गया जो फाख्ता की जगह से दाएं तरफ थी। वो वहाँ जाकर खड़ा हुआ तो मुझे साफ नज़र आ रहा था। घास उसके घुटनों तक थी। दूसरे दोनों लड़कों ने मुझे बताया था कि मोहसिन खड़े होकर पेशाब कर रहा था। मैंने रघुनाथ को आवाज़ देकर कहा, बैठ जाओ। वो बैठ गया। तब भी उसका सर कानों से कुछ नीचे तक मुझे नज़र आ रहा था और घास में से भी वो मुझे साफ दिखाई दे रहा था। घास ऊंची ज़रूर थी, इतनी घनी हरगिज़ नहीं थी कि उसमें आदमी छुप जाता। इसके अलावा काबिल गौर अमर ये था कि वो जगह फाख्ता वाली जगह से दाएं को और कुछ आगे थी। फाख्ता पर गोली चलाते उस तरफ एक भी छर्रा नहीं जा सकता था। मैं उस जगह गया जहाँ वो खड़ा था। वहाँ मैंने खून देखा। ज़मीन नरम थी, उस पर मोहसिन के तड़पने के निशान साफ थे। खुरे चूँकि लाश उठाने वालों के कदमों तले गड़बड़ हो गए थे, इसलिए ये मालूम करना मुश्किल था कि मोहसिन कहाँ से चला था। वो ज़्यादा नहीं चल सका था। मैंने खुरों की परवाह न की। मामला गड़बड़ था। मेरी राय के मुताबिक इस खूनी ड्रामे में फाख्ता का वजूद नहीं था। अगर फाख्ता थी भी और अगर इसी जगह थी जहां रघुनाथ ने बताया था तो मोहसिन फायर की लाइन से दूर था। मेरे अंदर पुलिस की जो हिस्स थी वो बताती थी कि गोली फाख्ता पर नहीं मोहसिन पर चलाई गई है, लेकिन सबूत, कोई शहादत। गोली खाने वाला मर गया था, गोली चलाने वाला मुझे चक्कर दे रहा था। सबूत और शहादत की फराहमी मेरा मसला था। मुझे एक सवाल का जवाब दरकार था और वो ये कि मोहसिन के जिस्म से छर्रे किस तरफ से दाखिल हुए, सामने से, पीछे से या पहलू की तरफ से। इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे सकती थी जो अभी मुझे नहीं मिली थी। मैंने रघुनाथ से कहा, यार तुम फिर सोच लो, तुम भूल रहे हो। मोहसिन यहाँ नहीं था या फाख्ता वहाँ नहीं थी या तुमने वहाँ से गोली नहीं चलाई थी। अच्छी तरह सोचकर बताओ कि कौन कहाँ था और तुमने गोली कहाँ से चलाई थी। इसके चेहरे पर रौनक सी आ गई।
میں نے کہا لیکن جواب دینے سے پہلے میرے اس سوال کا جواب بھی سوچ لینا کہ تم نے پہلے مجھے یہ جگہیں کیوں بتائی تھیں۔ اس کے چہرے پر آئی ہوئی رونق واپس چلی گئی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے گولی کہاں سے چلائی تھی، فاختہ کہاں تھی اور محسن کہاں تھا، اس نے کہا اور التجا کے لہجے میں بولا۔ داروغہ جی، آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ محسن کو اتفاقیہ گولی لگ گئی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نے اسے جان بوجھ کر گولی ماری ہو، وہ میرا بڑا گہرا دوست تھا۔ میں یہی یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محسن کو اتفاقیہ گولی لگی ہے، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں زمین سے گواہی لینے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے زیادہ خراب نہ ہونا پڑا۔ کچی زمین نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک جگہ جوتوں کے نشان تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی یہاں آ کر رکا ہے۔ یہ جوتے اسی طرف چلے جس طرف محسن مرا تھا۔ 2-3 قدم اگر مجھے ایک خالی کارتوس ملا جو میں نے اٹھا لیا۔ وہاں سے میں نے اس طرف دیکھا جہاں محسن گرا تھا۔ راستے میں نظر کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، گولی آسانی سے ماری جا سکتی تھی۔ چھرے پیچھے سے داخل ہوئے ہوں گے۔ اگر محسن ادھر دیکھ رہا ہوتا تو رگھوناتھ اس پر فائر نہ کرتا۔ اس جگہ سے گھاس تک رگھوناتھ کے جوتوں کے نشان تھے۔ تم نے یہاں سے گولی چلائی تھی؟ میں نے رگھوناتھ سے کہا، اور یہ تمہارا آخری کارتوس ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ اس نے مجھے جھٹلانے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا اور مسلمان لڑکے کو بلایا۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان سے پوری تفتیش یہاں نہیں کروں گا۔ یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ البتہ کسی لمحے یہ شک ہوتا تھا کہ لڑکے ڈر گئے ہیں اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اتفاقی حادثہ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ قتل کی ہی واردات تھی تو مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ دوسرے 2 لڑکے بھی اعانت جرم کے مجرم ہیں یا نہیں۔ قتل کی صورت میں وہ رگھوناتھ کی اسکیم میں شامل ہوں گے۔ مسلمان نوجوان میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں؟ جی مجھے معلوم ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم بھی مسلمان ہو، میں نے کہا، اور ہم دونوں کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان نوجوان ایک ہندو کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ تو آؤ دوست، سچی باتیں کریں۔ میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے خود 1 گھنٹہ سوچو۔ میں پورا موقع دوں گا لیکن بلا سوچے جواب نہ دینا۔ سچ بتاؤ، جب رگھوناتھ نے فائر کیا تھا تو تم کہاں تھے؟ میں رہٹ پر پانی پینے چلا گیا تھا، اس نے رہٹ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا۔ میں نے وہاں گولی کی آواز سنی اور پانی پی کر واپس آ رہا تھا تو رگھوناتھ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دوڑ کر آؤ، محسن کو گولی لگ گئی ہے۔ میں دوڑا گیا تو محسن مرا پڑا تھا۔ رگھوناتھ نے بتایا کہ اس نے فاختہ پر فائر کیا تھا تو چھرے محسن کو جا لگے۔ رگھوناتھ کو معلوم نہیں تھا کہ محسن آگے ہے۔ یہ تمہیں رگھوناتھ نے بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی۔ اور تم نے مری ہوئی فاختہ دیکھی تھی؟ نہیں۔ اور تمہیں یاد ہے کہ تھانے میں تم نے مختلف بیان لکھوایا ہے؟ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جن میں یہ تاثر تھا، مجھے معاف کر دینا، میں نے پہلے جھوٹ بولا تھا۔ لڑکا اب بھی سچ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے اسے بھیج دیا اور رگھوناتھ کے ہندو دوست کو بلایا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں نے اس ہندو نوجوان سے کہا۔ دیکھ لو، میرے ہاتھ میں بندوق ہے، گولی مار کر رپورٹ لکھ دوں گا کہ میرے ہاتھ سے اس لڑکے کو اتفاقیہ گولی لگ گئی ہے۔ جب رگھوناتھ نے گولی چلائی تو تم کہاں تھے؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس ہندو کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ اس کے گھٹنے ابھی دوہرے ہو کر زمین سے لگ جائیں گے اور مجھے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے پڑیں گے۔ اس کے ہونٹ جلانے والی لکڑی کی طرح خشک ہو گئے اور آنکھوں سے جوانی کی چمک غائب ہو گئی۔ اس نے کئی بار ہونٹوں پر زبان پھیری اور بڑی ہی مشکل سے بولا، مجھے رگھوناتھ نے کہا تھا کہ وہاں میں نے خشک ٹہنیاں پڑی دیکھی ہیں، وہ اٹھا لاؤ، جو پرندے مارے ہیں وہ یہاں آگ پر روسٹ کر کے کھا لیں گے۔ میں چلا گیا اور گندم کی فصل کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجھے گولی کی آواز آئی اور ایک چیخ سنائی دی۔ میں دوڑتا ہوا واپس آیا۔ رگھوناتھ چلا رہا تھا، جلدی آؤ، محسن کو گولی لگ گئی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گھاس میں بیٹھا پیشاب کر رہا ہے۔ میں نے فاختہ پر فائر کیا تو چھرے اسے جا لگے۔ سچ پوچھیں تو محسن کو تڑپتا ہوا دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے نہیں رہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا، وہ تڑپتا رہا تھا؟ جی، بہت دیر۔ تم نے مری ہوئی فاختہ دیکھی تھی؟ نہیں جی۔
तो इसका मतलब ये हुआ कि थाने में तुमने मुझे वो बयान लिखवाया था जो तुम्हें रघुनाथ ने बताया था? जी हाँ, उसने हाथ जोड़कर कहा। आप मुझे गोली तो नहीं मारेंगे? ना बेटा, मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। थाने में चलकर मुझे सारी बातें सच सच बता देना, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। मैंने दोनों देहातियों से कुछ भी न पूछा, इन्हें बुलाकर तसल्लियामेज़ लहजे में कहा, तुमने तो इन लड़कों की मदद की थी, लेकिन ये मदद तुम्हें थोड़ी महंगी पड़ गई। वो देखो, कुछ आदमी खड़े हैं, अगर तुम्हारे गांव के हैं तो इन्हें कह आओ कि तुम तफ्तीश के सिलसिले में आज रात और शायद कल भी पुलिस के साथ रहोगे। जाओ, घर पैगाम पहुंचवा दो और उन्हें कहना कि घबराएं नहीं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तफसीली पूछगछ थाने में जाकर करने का फैसला किया। दोनों देहातियों ने अपने घरों को पैगाम भिजवा दिया और मेरे पास आ गए। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि इन सबको थाने ले चलो। बंदूक और कारतूस का खाली खोखा भी उसे देकर कहा कि ये एग्जामिनर के पास भेजना है, ये ज़िलई शहर में जाना था। माहिरीन ने रिपोर्ट लिखनी थी कि इस बंदूक से फायर किया गया है और खाली कारतूस इसी बंदूक के बोर का है। मैं घोड़े पर सवार होकर थाने को चला तो इस मामले में मेरा ज़हन साफ था कि यह हादसा नहीं, कत्ल है और यह कत्ल सोच समझकर किया गया है। मगर मेरे सामने एक कानूनी उलझन आ पड़ी। वो ये थी कि तफ्तीश शुरू करने से पहले इब्तदाई रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, जिसे एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट उसके नाम से लिखी जाती है जो थाने में रिपोर्ट लेकर आता है। इस केस में एफआईआर मकतूल के बाप या भाई या किसी अजीज रिश्तेदार के नाम की होनी चाहिए थी, मगर मकतूल का बाप हिंदुओं के साथ आकर कह गया था कि इसे कोई शिकायत नहीं और वो कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। मुझे शक में मुब्तला मोहसिन की बहन ने किया था। ये शक दुरुस्त निकला। मैं उसके नाम की एफआईआर तैयार कर सकता था, लेकिन मैंने ये मुनासिब ना समझा। मुसलमान लड़की थी, मैं उसे थाने और अदालतों के चक्कर में नहीं डालना चाहता था। वकील भरी अदालत में ऐसी जिरा कर बैठते हैं जो औरत ज़ात की आबरू को मजरूह कर देती है। यही एक सूरत रह जाती थी कि मैं अपने नाम से एफआईआर तैयार करूं और जाहिर करूं कि मैंने अपने शक की बिना पर तफ्तीश की और मामला कुछ और निकला। मगर इसमें यह नुकसान था कि मेरी हैसियत सिर्फ गवाह की रह जाती। मैं तफ्तीश नहीं कर सकता था, तफ्तीश कोई और करता। वो मेरा एएसआई था जिस पर मुझे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो खबीस किस्म का हिंदू था। मैं तफ्तीश खुद ही करना चाहता था। मुझे ये कोशिश करनी थी कि मोहसिन का बाप ये रिपोर्ट दर्ज कराने पर आमादा हो जाए कि उसके बेटे को कत्ल किया गया है। थाने में पहुंचे तो सूरज हो गया था। मैंने पहला काम ये किया कि रघुनाथ को हवालात में बंद कर दिया। दूसरा काम ये किया कि दोनों देहातियों के खाने और सोने का बंदोबस्त कराया। रघुनाथ और उसके दोनों साथियों के मुतालिक मैंने हुक्म दिया कि इन्हें भूखा रखो, पानी मांगे तो दे दो। रघुनाथ तो हवालात में था, दूसरे दोनों को कांस्टेबलों के कमरे में भेज दिया। मैंने देख लिया था कि रघुनाथ का बाप और 4-5 हिंदू परे खड़े थे और मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि मोहसिन का बाप भी उनके साथ था। मैं जब एक काम देकर फारिग हुआ तो हिंदुओं का ये वक्त मेरे पास आ गया। मैं बरामदे में था। रघुनाथ के बाप ने उखड़े हुए लहजे में पूछा, आपने मेरे बेटे को हवालात में क्यों डाल दिया है? आपको इस क्यों का जवाब जल्दी मिल जाएगा। मैंने जवाब दिया, मैं उसे सज़ा तो नहीं दे सकता, आपको पूरा मौका मिलेगा कि इसे कैद से रिहा करा लें। अभी मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दें। हर एक हिंदू ने कुछ न कुछ कहा। उनकी बातों में खुशामद भी थी, धमकी भी थी और हैरत भी थी। इससे 1 साल पहले एक वारदात में शहर के हिंदू मुझे परेशान कर चुके थे। ये हिंदुस्तान के दूर अंदर का एक कस्बा था जिसकी आबादी की अक्सरियत हिंदुओं की थी। मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी। इससे पहले हिंदू थाने के सामने मेरे खिलाफ बाकायदा मुजाहरा कर चुके थे। मैंने हेडक्वार्टर को फ़ोन पर इतला दी तो वहाँ से एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर आ गया और उसने हिंदुओं को बुलाकर कहा था कि उन्होंने पुलिस के काम में दखल देकर एक जुर्म को सियासी या मजहबी रंग देने की कोशिश की तो तमाम लीडरों और सरकर्दा हिंदुओं को अखलाकी मुजरिमों की हैसियत से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने 2 मुअज़्ज़िज़ हिंदुओं को थाने में बिठा भी लिया था। अब इस वारदात में भी हिंदुओं ने वही हरकत शुरू कर दी थी। मैंने उन्हें पिछला वाक़या याद दिलाकर डराया धमकाया और कांस्टेबलों से कहा कि इन्हें थाने के अहाते से बाहर निकाल दो। मैंने मोहसिन के बाप को बाजू से पकड़ लिया और कहा, आप मेरे पास ठहरें। उधर से मोहसिन का बड़ा भाई भी आ गया। कांस्टेबलों ने उसे भी वापस जाने को कहा। मैंने उसे अपने पास बुला लिया।
हिंदू चले गए तो मैं बाप और भाई को अपने दफ्तर में ले गया, इन्हें बिठाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। डॉक्टर ने लिखा था कि छर्रे पीछे से दाएं पहलू में दाखिल हुए हैं। जो छर्रे खाल के करीब लगे वो पार हो गए, बाकी जिस्म में लगे। ये चूंकि फैल गए थे इसलिए 2 छर्रे दाएं गुर्दे में उतर गए और वहीं से बरामद हुए। डॉक्टर ने जख्म की लंबाई चौड़ाई भी लिखी थी जो मुझे याद नहीं रही। छर्रों की तादाद भी लिखी थी और ये जिस्म से जहाँ जहाँ से बरामद हुए वो भी लिखा था। मैंने ये रिपोर्ट अलग रख दी और मकतूल के बाप और भाई की तरफ मुतवज्जा हुआ। अपने बेटे के चाल चलन को कौन बुरा कहता है? फिर भी मैंने इन दोनों से पूछा कि मोहसिन का चाल चलन कैसा था। दोनों ने कहा कि अच्छा था, इन्हें कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी। रघुनाथ की बहन का आपके घर आना जाना था? हाँ, भाई ने जवाब दिया, वो मेरी बहन की सहेली है। आपने कभी ये देखा था कि मोहसिन इस लड़की में दिलचस्पी लेता है? नहीं नहीं, बाप ने जवाब दिया और हैरत से पूछा, आपको किसने बताया कि ये हिंदू लड़की हमारे घर आती जाती थी? बाप को मालूम नहीं था कि उसकी बेटी चोरी छुपे मुझे बता गई है। आप फिलहाल मेरे सवालों के जवाब दें, मैंने कहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोहसिन हादसाती मौत नहीं मरा, उसे कत्ल किया गया है। बाप बेटा उछल पड़े। बाप ने पूछा, क्या आपको यकीन है? अभी किसी से बात न करना, मैंने कहा। मैं मुसलमान हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक हिंदू एक मुसलमान को कत्ल करके साफ बच जाए। आप हिंदुओं की बातों में आ गए हैं और कहते हैं कि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। मैं अब भी कहता हूँ कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, भाई ने गुस्से से कहा। मैं कत्ल का इंतकाम लूँगा। होश की बात करो भाई, मैंने उसे ठंडा करने के लिए कहा। इंतकाम लेने के लिए मैं जो मौजूद हूँ, मैंने बाप से कहा। मैं आपके नाम की रिपोर्ट दर्ज करना चाहता हूँ, आप इन हिंदुओं से ना डरें। मैं किसी भी वक्त इन हिंदुओं से नहीं डरा, बाप ने कहा। मैंने इसे हादसा समझकर दिल को तसल्ली देने की कोशिश की थी कि चलो मेरी किस्मत में यही लिखा था। इन हिंदुओं के साथ चूंकि उठना बैठना रहता है इसलिए इतने बड़े हादसे को भी मैंने कबूल कर लिया है। अब सूरत कुछ और ही हो गई है। आप खुद ही मेरे नाम की रिपोर्ट लिखकर मेरे दस्तखत ले लें। यही मेरा मसला था जो बाप ने हल कर दिया। मैं बोलता गया और वो लिखता गया। इसके दस्तखत कराए और निहायत इत्मीनान से FIR तैयार की। बाप और भाई ने मुझसे मालूम करने की बहुत कोशिश की कि मोहसिन के ताल्लुकात रघुनाथ की बहन के साथ वाकई थे या नहीं। मैंने इन्हें गोल गोल बातों से टाल दिया और तसल्लियाँ देकर भेज दिया। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार फिर गौर से पढ़ी। मैंने चूंकि पेट के जख्मों के कई एक जख्मी देखे थे इसलिए मुझे मालूम था कि पेट फट जाने से मौत फौरन पाके नहीं होती, बल्कि जख्मी होश में रहता है और खासी देर बाद मरता है। मैंने घड़ी देखी, वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा था। मुझे उम्मीद थी कि सिविल सर्जन अभी सोया नहीं होगा। मैं रात को तीनों लड़कों से तफ्तीश करना चाहता था। इससे पहले मैं सिविल सर्जन से वो बातें पूछना चाहता था जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर मेरे जहन में उठी थीं। रघुनाथ ने बताया था कि उसने बंदूक फायर की। उसे चीख सुनाई दी। मोहसिन घास से उठा और गिर पड़ा। रघुनाथ उस तक पहुंचा तो वो मर चुका था। मेरे तजुर्बे के मुताबिक वो इतनी जल्दी नहीं मरा होगा। सिविल अस्पताल दूर नहीं था। सिविल सर्जन अस्पताल के अहाते में ही रहता था। ओब्रेन नाम का ईसाई था और बहुत ही अच्छा इंसान। उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो खुद ही बाहर आ गया। मुझसे हाथ मिलाकर बोला, मैं अपनी फैमिली को आज के पोस्टमार्टम की कहानी सुना रहा था और मैं मुकम्मल कहानी सुनाने आया हूँ, मैंने कहा और उसके साथ अंदर चला गया। उसकी बीवी और 3 बच्चे मेरे पीछे पड़ गए। कहते थे कि उस आदमी को किस तरह गोली लगी है और उसे क्यों गोली मारी गई है। मैंने उन्हें कहानी सुना दी और डॉक्टर ओब्रेन से पूछा कि इस किस्म के जख्म से क्या इंसान फौरन मर सकता है? नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने ऐसे जख्मियों को भी होश में बातें करते देखा है जिनके पेट सामने से खुले हुए थे और इनकी अथड़ियाँ वगैरह बाहर आ गई थीं। बास केसों में यूँ होता है कि जख्म आते ही या गोली लगने से इंसान अचानक सदमे से बेहोश हो जाता है। कोई ऐसा कमज़ोर दिल भी होता है जिसकी हरकत कल्ब सदमे या मौत के खौफ से बंद हो जाती है। इस मोहसिन के केस में जख्मी को अगर
तिब्बी इमदाद नहीं दी गई तो वो निफ्स से पौन घंटे तक होश में रहा होगा। खून निकल जाने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता पहले बेहोश हुआ और फिर मरा होगा। आपने भी देखा होगा कि इसको तिब्बी इमदाद नहीं मिली थी और खून रोकने की कोशिश भी नहीं की गई थी। अगर कोशिश की भी जाती तो नाकाफ़ी होती, क्योंकि इस किस्म के ज़ख्मों की मरहम पट्टी हो ही नहीं सकती। गुर्दा भी पंचर हो गया था, इससे भी मौत फौरी वाक़ई नहीं होती। मैं यही सुनना चाहता था। मेरे दिमाग में ये आई थी कि मकतूल ने मरने से पहले कोई बात की होगी। ये बताना नामुमकिन था कि गोली लगने और मरने का दरमियानी अरसा कितना था। अलबत्ता डॉक्टर ने लिखा था कि पोस्टमार्टम के वक्त मकतूल को मरे तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। मैंने डॉक्टर ओब्रेन के साथ मिलकर इन 3 घंटों को यूं तकसीम किया। लाश थाने में आई तो लाश लाने वालों से मुख्तसर बातें की, पोस्टमार्टम की कागजी तैयारी और लाश को अस्पताल तक पहुंचाने और पोस्टमार्टम शुरू होने तक 1.5 घंटा गुजरा होगा। मौका वारदात से थाने तक लाश को पहुंचने में 1 घंटा और चंद मिनट। मौका वारदात से लड़का भागा गया और उसके साथ 4 आदमी आए। लाश चारपाई पर डाली और उठाई। इसमें निस्फ या पौन घंटा सिर्फ हुआ होगा। डॉक्टर ओब्रेन ने कहा था कि छर्रे जिस्म में दाखिल होने से निस्फ या पौन घंटे बाद मोहसिन मरा होगा। इसका मतलब ये था कि हमने वक्त का जो तयन किया और इसे जिस तरह तकसीम किया वो सही था। मकतूल देहातियों के आने पर मरा होगा और हो सकता है कि उस वक्त बेहोश हो, और ये भी हो सकता है कि मोहसिन उनके आने से 1 आध मिनट पहले मरा हो। डॉक्टर ओब्रेन ने अपने इल्म और तजुर्बे के मुताबिक मेरी खूब रहनुमाई की। वो खुद भी मुखलिस और मेहनती आदमी था, इसलिए मुखलिस और मेहनती आदमी की कदर करता था। मैं जिस तरह जुनून की कैफियत में वक्त ये तकसीम कर रहा था, इस तरह मेरे सामने डॉक्टर ओब्रेन की जगह कोई और होता तो वो मुझे ज़रूर कहता कि जाओ भाई, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है। मेरी हालत ये थी कि सुबह से वर्दी में था और रात के 11 बज गए थे। मैं थाने गया, एक कांस्टेबल से कहा कि मेरे लिए खाना दफ्तर में ही ले आए और दोनों देहातियों को मेरे पास भेजता जाए। वो दोनों आए तो मैंने उन्हें कहा कि वो जहन पर जोर देकर याद करें और मुझे बताएं कि उन्होंने जब लाश को उठाया तो वो कहीं जिंदा ही तो नहीं था। अलीजा, एक देहाती ने, जिसे मैं ज़रा सियाना समझता था, कहा, हम लाश थाने लाए तो आपने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। आपने सवाल किए, हमने जवाब दिए। हम आपके अनपढ़ खादिम अपनी मर्जी से कोई फालतू बात कहने से डरते थे। वो तो यूं कहिए कि मरने वाला हमारे हाथों में मरा है। हम वहाँ पहुँचे तो इसे लाश ही समझे थे। आंखें बंद थीं, मुंह बंद था, चेहरे से खून खत्म हो चुका था। लड़कों ने कहा कि मर गया है। हम इसे उठाने लगे तो उसने आंखें खोल दी, मगर वो होश में नहीं आ रहा था। यह आखिरी वक्त की निशानी थी। नजरें फिरी हुई थीं। हमने उसके हलक में हल्का सा खर्राटा सुना और उसकी आंखें बंद हो गईं। तब उसकी जान निकल गई। उस वक्त मेरे हाथ उसकी गर्दन के नीचे था। गांव में कौन सा लड़का गया था? उसने जो हुलिया बताया वो हिंदू लड़के का था। मुसलमान लड़का मौका वारदात पर मौजूद रहा। मैंने लड़कों को गाली देकर कहा था कि इतनी देर तुम खड़े तमाशा देखते रहे। देहाती ने कहा, लानत है तुम्हारी तालीम पर। तुमने इतना भी न सोचा कि अपनी कमीज उतार कर इसके जख्म पर बांध देते, खून रुक जाता और हम इसे जिंदा अस्पताल पहुंचा देते। इन लड़कों ने कुछ भी नहीं किया था। इनसे कुछ और बातें पूछीं और इन्हें रुखसत कर दिया। थकन से मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं तफ्तीश को ढीला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे खतरा नज़र आ रहा था कि हिंदू मेरी बालाई हुक्काम तक पहुंचकर केस को चौपट कर देंगे। मैंने रात ही रात, अगर मुकम्मल नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा सुराग और शहादत हासिल करने की ठान ली। मैं रघुनाथ से अभी कुछ भी नहीं पूछना चाहता था। उसे पूरी तरह फांसने के लिए मुझे जाल तैयार करना था। मेरे पास 2 नौजवान थे। ये रघुनाथ के दोस्त थे, एक हिंदू, दूसरा मुसलमान। पुलिस और थाने की दहशत ने इन्हें मोम कर रखा था। मैंने मुसलमान लड़के को अंदर बुलाया। रात आधी गुजर चुकी थी। ये नौजवान मेरे सामने आया तो इसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। सिवाय पानी के उसके पेट में कुछ नहीं गया था। दिन भर की थकन थी, नींद थी और जो खौफ उस पर तारी था वो उसका खून चूस रहा था। उसके चेहरे पर खौफ और मुर्दनी थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एक मुसलमान भाई को एक हिंदू के हाथों मरवाकर तुम इतने दिलेर हो गए कि उसके साथ फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो। उसके होंठ कांपे, मगर ज़बान ने उसका साथ न दिया। मैंने गुस्से से पूछा, रघुनाथ ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? नहीं दरोगा साहब,
اس نے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر اور روتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کی قسم داروغہ صاحب، میں نے اسے نہیں مروایا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تم تینوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے۔ میں نے اس نوجوان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی خشک کر دینے کے لیے کہا، کالا پانی جانتے ہو؟ ہندوستان سے دور کالے سمندر میں وہ جزیرہ سنا ہے جسے انڈیمان کہتے ہیں؟ تم سیدھے وہاں جا رہے ہو، بوڑھے ہو کر اور بھکاری بن کر وہاں سے آؤ گے۔ جسمانی اذیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم نہیں وہ کس طرح کھڑا تھا، اس میں کھڑا رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے میری منت سماجت کی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ سچ سچ بتا دو، پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے بچوں کی طرح پوچھا۔ جب رگھوناتھ نے گولی چلائی اس وقت تم کہاں تھے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر پوچھا۔ میں رہٹ پر پانی پینے چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ رہٹ آپ نے دیکھا تھا؟ وہاں قریب ہی ہے۔ رگھوناتھ نے گولی چلائی تو میں نے گھوم کر دیکھا۔ مجھے ایک اور آواز بھی سنائی دی۔ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کسی انسان کی چیخ تھی یا کوئی گیدڑ بولا تھا۔ میں نے اس آواز پر توجہ نہ دی۔ میں نے دیکھا کہ رگھوناتھ کھڑا مجھے بلا رہا تھا اور ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ میں اس امید پر دوڑتا گیا کہ رگھوناتھ نے کوئی بڑا جانور مارا ہے۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ محسن دونوں ہاتھ پہلو پہ رکھے زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ میرے تو ہوش گم ہو گئے۔ رگھوناتھ نے مجھے بتایا کہ اس نے فاختہ پر گولی چلائی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ محسن گھاس میں چھپا ہوا پیشاب کر رہا ہے۔ فاختہ تو مر گئی، لیکن محسن کو بھی چھرے لگ گئے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ محسن نے بڑے زور سے کہا، تو نے ہندوؤں کی طرح دوستی کا دھوکہ دے کر پیچھے سے وار کیا ہے۔ زندہ رہا تو انتقام لوں گا۔ میں نے رگھوناتھ کی طرف دیکھا تو اس نے معصومیت سے کہا، یار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اسے جان بوجھ کر تو گولی نہیں ماری۔ محسن پہلو کو ہاتھوں سے دبائے ہوئے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس نے پانی پانی کہا تو رگھوناتھ نے مجھے رہٹ سے پانی لانے کو کہا۔ میں پانی لانے دوڑ پڑا۔ وہاں کوئی نہیں تھا جس سے میں پیالہ مانگتا۔ میں پہلے یہاں پانی پینے آیا تھا، لیکن پیے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ اب وہاں دیکھا ایک کچا کمرہ تھا مگر اس کا دروازہ بند تھا۔ پانی لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ گھبراہٹ نے عقل مار دی تھی۔ دور دو بچے کھیتوں میں کچھ کر رہے تھے، انہیں آوازیں دیں۔ وہ آئے تو میں نے انہیں کہا کہ پانی لے جانے کے لیے کوئی برتن لا دو۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی برتن نہیں ہے۔ ایک بچے نے مجھے کہا کہ رہٹ کا ایک لوٹا کھول لو۔ تب مجھے خیال آیا کہ رہٹ کے ساتھ مٹی کے لوٹے ہیں، وہ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ بہت ہی مشکل سے ایک کی رسی کھولی، یہ خالی تھا۔ بچوں نے میرے ساتھ مل کر رہٹ چلایا تو نالی میں پانی آیا۔ میں نے لوٹے میں پانی ڈالا اور دوڑ پڑا۔ اس وقت تمہارا ہندو ساتھی کہاں تھا؟ میں جب گولی چلنے کے بعد وہاں گیا تھا تو ہمارا ہندو ساتھی وہاں نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ معلوم نہیں کس طرف سے دوڑا آ رہا تھا۔ وہ آیا تو میں پانی لینے چلا گیا۔ محسن نے اس ہندو کی موجودگی میں کہا تھا کہ زندہ رہا تو انتقام لوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، اس نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اور باتیں بھی بھول گیا ہوں۔ آپ تصور کریں جی کہ ہمارا ایک اتنا اچھا دوست زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کا خون بہہ رہا تھا، وہ مر رہا تھا۔ مجھے تو چکر آنے لگے تھے۔ میں پانی لے کر گیا تو محسن کا جسم ساکن ہو گیا تھا۔ اسے پیٹھ کے بل کیا، منہ میں پانی ٹپکایا، لیکن پانی باہر آ گیا۔ ہمارا ہندو ساتھی گاؤں کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ گاؤں سے آدمی آ کر محسن کو سنبھال لیں گے۔ رگھوناتھ مجھے پرے لے گیا اور کہنے لگا، یار یہ غلطی سے میری گولی کے آگے آ گیا ہے، ہم تینوں کو پولیس پکڑ لے گی، میں تمہیں 100 روپیہ نقد انعام دوں گا۔ سب سے یہی کہنا کہ یہ اونچی گھاس کے پیچھے پیشاب کر رہا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ منڈیر پر فاختہ آن بیٹھی، اس پر فائر کیا تو چھرے محسن کو جا لگے۔ اس سے پہلے تم نے مجھے جو بیان دیا تھا وہ رگھوناتھ کا بتایا ہوا جھوٹا بیان تھا نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، وہ بیان بالکل جھوٹا تھا۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ میں جس وقت کی واردات سنا رہا ہوں اس وقت کا 100 روپیہ آج کے 2500 روپے کے برابر تھے۔ بکرے کا گوشت 4 آنے سیر اور چینی 1 روپے کی 4.25 سیر ملتی تھی اور 1 روپے کا آٹا ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ یہ مسلمان نوجوان 100 روپے کی لپیٹ میں اور پکڑے جانے کے خوف میں آ گیا تھا۔ مگر تھانے اور تھانے دار کے خوف نے سچی بات اگلوا دی۔ وہاں فاختہ تھی یا نہیں؟ قرآن پاک کی قسم مجھے بالکل علم نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے تو اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔
फाख्ता का ख्याल कैसे आता? अब मुझे कुछ और बातें इसी तरह सही सही बता दो। मैंने कहा, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और बड़े अच्छे बिस्तर में सुला दूंगा और सुबह छुट्टी दे दूंगा। उसने पानी मांगा और कहने लगा, मेरे अब्बा जान थाने के गेट में खड़े हैं, इतनी रात गुजर गई है, वो वहीं खड़े हैं, आप इन्हें बुलाकर तसल्ली दे सकते हैं। मैंने कांस्टेबल से पानी लाने और इसके बाप को यहाँ लाने को कहा। उसका बाप सख्त खौफजदा हालत में कदम सोच सोच कर उठाता मेरे दरवाजे तक आया। मैंने उसे अंदर बुलाकर कहा कि उसके बेटे को मैंने सिर्फ शहादत के लिए रोक रखा है, ये सुबह घर आ जाएगा। बाप के आंसू निकल आए, ये इत्मीनान के आंसू थे। मैंने उसे कहा कि वो बेफिक्र होकर घर चला जाए। वो अपने बेटे के सर पर हाथ फेर कर चला गया। इससे बेटे का हौसला कायम हो गया। उसने पानी भी पी लिया। मोहसिन के साथ तुम्हारी दोस्ती कितनी कुछ गहरी थी? बहुत गहरी, उसने जवाब दिया। बहुत गहरी, उसने जवाब दिया। हम एक दूसरे के दिल की बातें भी बताया करते थे। फिर रघुनाथ की बहन के मुतालिक मोहसिन ने तुम्हें कुछ न कुछ ज़रूर बताया होगा। उसने मुझे हैरत से फटी हुई आंखों से देखा। वो मुझे जादूगर समझ रहा था, जिसने ये भी मालूम कर लिया था कि मोहसिन के मरासिम रघुनाथ की बहन के साथ थे। वो तो मोहसिन पर जान भी कुर्बान करने को तैयार रहती थी। उसने बताया, बहुत खूबसूरत लड़की है। चाल चलन की कैसी है? जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इखलाक की साफ़ है, उसने जवाब दिया। मोहसिन के सिवा किसी से आंख नहीं मिलाती। माँ बाप ने उसकी शादी एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे के साथ तय कर दी थी, लेकिन लड़की ने साफ जवाब दे दिया था। उसकी और मोहसिन की मुलाकातें बाहर कहीं होती थीं? जी, होती थीं, उसने कहा। आपने नदी के किनारे पुराना मंदिर देखा है ना? वहाँ हिंदू औरतें जाती हैं और नदी में नहाती भी हैं। रघुनाथ की बहन भी जाती है, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जाती। मोहसिन एक जगह उसके इंतज़ार में होता है। वो जगह ओट में है। लड़की वहाँ चली जाती थी। रघुनाथ को मालूम होगा? नहीं, उसने जवाब दिया। मोहसिन ने कभी जिक्र नहीं किया था। मोहसिन और रघुनाथ की दोस्ती कितनी कुछ गहरी थी? खासी गहरी, उसने जवाब दिया। हम चारों गहरे दोस्त थे। मैंने ये मालूम करने के लिए कि रघुनाथ को अपनी बहन और मोहसिन के मुतालिक मालूम था या नहीं, पूछा। कभी रघुनाथ और मोहसिन का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था? मुझे शक था कि रघुनाथ ने मोहसिन से अपनी बहन के दोस्ती लगाने का इंतकाम लिया है। अब इस लड़के ने बताया कि इस लड़की ने एक रिश्ता ठुकरा दिया था, तो मेरा शक पक्का हो गया कि रघुनाथ ने मोहसिन को रास्ते से हटाया है। लड़के ने जवाब दिया। कोई 1 महीना गुजरा, रघुनाथ और मोहसिन की कहीं लड़ाई हुई थी। मोहसिन ने मुझे बताया था कि उसने रघुनाथ की ठुकाई की है, लेकिन ये लड़ाई रघुनाथ की बहन की वजह से नहीं हुई थी। वजह यह थी कि रघुनाथ एक शरीफ मुसलमान घराने की लड़की को बदनाम करता रहता था कि इस लड़की के साथ उसकी दोस्ती है। मोहसिन ने ये यकीन करके कि लड़की शरीफ है और रघुनाथ झूठ बोलता है, रघुनाथ को कहीं मारा पीटा था। मैंने ये लड़ाई नहीं देखी थी। मैंने ये देखा कि मोहसिन और रघुनाथ की बातचीत बंद हो गई थी। 5-6 दिन गुजरे। रघुनाथ ने मुझे कहा कि यार, मोहसिन खामखा नाराज़ हो गया है, हमारा समझौता करा दो। मैंने और इस हिंदू लड़के ने उनकी फिर से दोस्ती करा दी। इसके 2-3 रोज़ बाद रघुनाथ ने कहा कि किसी रोज़ शिकार के लिए चलेंगे। उसी के प्रोग्राम पर हम शिकार को गए और ये हादसा हो गया। मैं चकरा गया। ये मामला कुछ और लगता था। मैं इस शरीफ मुसलमान लड़की और रघुनाथ और मोहसिन की लड़ाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मेरे पूछने पर उस लड़के ने बताया कि उस लड़की का एक भाई है जिसकी उम्र 16 साल के लगभग है। रघुनाथ उसे दोस्त बनाने की कोशिश करता था। उस लड़के ने ही मोहसिन से कहा था कि रघुनाथ उसे और उसकी बहन को परेशान और बदनाम करता है। ये मुसलमान लड़की पर्दा नहीं करती थी। मैंने इस घराने का अता पता ले लिया। इस मुसलमान नौजवान ने कई राज बता दिए। मोहसिन ने मरने से पहले कहा था कि जिंदा रहा तो इंतकाम लूँगा। रघुनाथ और मोहसिन की लड़ाई भी नया और कारआमद इंकशाफ थी। मैंने इस लड़के को एक कांस्टेबल के साथ ये कहकर भेज दिया कि कुछ खाने को है तो इसे खिलाओ और इसे अपने कमरे में आराम और इज्जत से सुला दो और हिंदू लड़के को मेरे पास भेज दो। ये हिंदू नौजवान मेरे सामने आया तो उसकी हालत मुसलमान से कहीं ज़्यादा ख़राब थी। रात का पिछला पहर था। वो बरामदे में दीवार के सहारे भूखा बैठा रहा था। भूख की बजाय इस पर दहशत गालिब थी। अंदर आते ही इसने रोना शुरू कर दिया और कस्में खाने लगा कि इसका कोई कसूर नहीं। अंदर आते ही इसने रोना शुरू कर दिया और कस्में खाने लगा कि इसका कोई कसूर नहीं। मैंने इसे और ज़्यादा डराया और कहा कि अगर उसने झूठ बोला तो मैं उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दूंगा। फिर उसे बताया
کہ پھانسی کس طرح دی جاتی ہے اور پھانسی پانے والے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ تشریح سن کر اس نے منہ کھول کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہ کی، وہ خود ہی چپ ہوا اور بولا، میں سچی باتیں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ سوال جواب کر کے میں نے جو حاصل کیا وہ یہ تھا کہ موقع واردات پر جب مسلمان لڑکا ریہٹ کی طرف چلا گیا تو رگھوناتھ نے اس ہندو لڑکے کو کچھ دور ایک جگہ بتا کر کہا، وہاں درختوں کی خشک ٹہنیاں پڑی ہیں، وہ اٹھا لاؤ، جو پرندے مارے ہیں وہ یہیں روسٹ کر کے کھا لیں گے۔ یہ لڑکا ادھر چلا گیا، اسے بندوق کا دھماکہ سنائی دیا، اسے چیخ نہیں سنائی دی، اسے رگھوناتھ کی آواز سنائی دی۔ یہ لڑکا فصل کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ اس نے رگھوناتھ کی جو آواز سنی وہ کچھ اس طرح تھی کہ وہ مسلمان دوست کو بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ محسن کو گولی لگ گئی ہے۔ یہ ہندو واپس آ گیا اور وہاں پہنچا۔ محسن کو تڑپتا دیکھ کر اس کی بھی وہی حالت ہوئی جو مسلمان لڑکے کی ہوئی تھی، خون نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ مسلمان لڑکے کو رگھوناتھ نے محسن کے لیے پانی لانے کو بھیج دیا۔ ہندو لڑکے سے بھی رگھوناتھ نے کہا کہ سب کو یہی بتانا کہ اسے غلطی سے گولی لگ گئی ہے۔ اس لڑکے نے رگھوناتھ سے کہا کہ اسے اس گاؤں میں اٹھا لے چلتے ہیں ورنہ یہ مر جائے گا۔ رگھوناتھ نے جواب دیا، مر جانے دو، سالہ مسلمان ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے بتایا کہ محسن نے کہا تھا کہ تو نے ہندوؤں کی طرح دوستی کا دھوکہ دے کر پیچھے سے وار کیا ہے، میں زندہ رہا تو بدلہ لوں گا۔ اس وقت مسلمان لڑکا آ چکا تھا اور اس کے فوراً بعد محسن بے ہوش ہو گیا۔ رگھوناتھ نے اس ہندو سے کہا کہ اس گاؤں میں جاؤ اور چارپائی کا بندوبست کرو، وہاں کہنا کہ ہمارے ایک دوست کو غلطی سے گولی لگ گئی ہے۔ لڑکا گاؤں کو دوڑا گیا جو وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں سے 4 آدمی چارپائی اٹھا کے لے کر آ گئے۔ محسن اس وقت تک مر چکا تھا۔ اسے جب اٹھا کر چارپائی پر ڈالنے لگے تو وہ زندہ تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، میرا انداز سوال والا نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، ایک دیہاتی نے بڑے زور سے کہا تھا کہ ابھی زندہ ہے۔ 2 دیہاتیوں اور 2 لڑکوں نے چارپائی اٹھائی اور شہر کو چل پڑے۔ 2 دیہاتی گاؤں کو واپس چلے گئے۔ میں نے اس ہندو سے پوچھا کہ رگھوناتھ اور محسن کی لڑائی کس بات پر ہوئی تھی۔ اس نے اسی مسلمان لڑکی والی بات سنائی جو مسلمان لڑکا سنا گیا تھا۔ اس نے مسلمان لڑکے کے بیان کی تائید کی۔ میں نے ہوا میں ایک تیر چلایا۔ میں نے کہا، رگھوناتھ نے تم سے کہا تھا کہ وہ محسن سے انتقام لے گا۔ ہندو لڑکے نے ذرا سی بھی پس و پیش نہیں کی اور بولا، اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ محسن نے میری بہت بے عزتی کی ہے، میں اسے مزہ چکھاؤں گا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ محسن خواہ ناراض ہو گیا ہے، راضی نامہ کرا دو۔ میں نے لقمہ دیا۔ ہاں جی، لڑکے نے کہا، اس نے یہ کہا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا چاہتے ہو اور دوستی بھی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ رگھوناتھ کی بہن کیسی ہے؟ میں نے پوچھا، محسن کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہوگا؟ نہیں جی، اس ہندو نے عجیب سے لہجے میں کہا، ہندو لڑکی کا میل ملاپ کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے جیسوں کو بھی پلے نہیں باندھتی، بڑی زبردست لڑکی ہے۔ اس سے مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ رگھوناتھ کی بہن اور محسن کی دوستی کا نہ رگھوناتھ کو علم تھا نہ اس ہندو کو، اور رگھوناتھ نے محسن سے اپنی بے عزتی اور ٹھکائی کا انتقام لیا ہے۔ محسن نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ تم نے ہندوؤں کی طرح دوستی کا دھوکہ دے کر پیچھے سے وار کیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ رگھوناتھ نے انتقام لینے کے لیے محسن کو راضی کیا تھا، اسے شکار کے بہانے لے گیا۔ مسلمان لڑکا ریہٹ پر پانی پینے چلا گیا تو رگھوناتھ نے ہندو ساتھی کو خشک ٹہنیاں اٹھا لانے کو بھیج دیا۔ وہ محسن کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ رگھوناتھ نے محسن کو اتنی دور کس طرح بھیجا جہاں سے اس نے اسے گولی ماری۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود دور ہٹ گیا ہو۔ جو ہی محسن نے پیٹھ پھیری، رگھوناتھ نے گولی چلا دی۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ رگھوناتھ نے اپنی ٹھکائی کا انتقام لیا ہے یا اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن کی دوستی محسن کے ساتھ ہے۔ میں یہ معلومات رگھوناتھ سے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسی توقع بھی نہیں تھی کہ وہ خود اپنا راز دے دے گا۔ میں اسے الٹا لٹکا کر اس کا سینہ رازوں سے خالی کر سکتا تھا، لیکن اس طریقے سے لیے ہوئے اقبالی بیان عدالت میں جا کر بے جان ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ باتیں گواہوں سے کہلوانی تھی۔ اس ہندو لڑکے سے میں نے معلومات کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا۔ وہ نوجوان تھا، نیند نے اسے ادمویا کر دیا تھا، اس میں غلط بیانی کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے کانسٹیبلوں کے کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ میری اپنی حالت بگڑ رہی تھی، سحر طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اس مسلمان لڑکی کے گھر کا پتہ بتایا جسے رگھوناتھ پریشان کرتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا،
कि इस लड़की के छोटे भाई को ऐसे तरीके से साथ ले आए कि वो घबराए या डरे नहीं। उसे कहना कि रघुनाथ और मोहसिन की जो लड़ाई हुई थी उसके मुतालिक मालूम करना है। हेड कांस्टेबल को मालूम था कि कौन से फर्द को किस तरह थाने लाया जाता है। मैं ज़रा आराम करने के लिए चला गया। 10 बजे के बाद का वक्त था जब मैं थाने आया। एएसआई से कहा कि वो मुलजिम के रिमांड का इंतज़ाम करे। मुसलमान लड़की का भाई आ चुका था। मैंने इसे अपने दफ्तर में बुलाया तो वो अपने खौफ को छुपा न सका। वो खूबसूरत लड़का था, रंग सफ़ेदी माइल गंदुमी था, उम्र 16 से कम ही होगी। मैंने सबसे पहले इसके दिल और जहन से खौफ दूर किया और उसे ये तासुर दिया कि मैं मुसलमान की हैसियत से उसकी बहन की बेइज्जती का इंतकाम लूँगा। ऐसी बहुत सी बातें की तो लड़के के चेहरे का असल रंग वापस आ गया। मेरे पूछने पर उसने जो बयान दिया वो मुख्तसरन इस तरह था कि रघुनाथ और इस लड़के के मकान बहुत करीब थे। लड़के की बहन अपनी छत पर जाया करती थी। रघुनाथ ने भी अपनी छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। एक रोज़ बहन ने अपने इस भाई को बताया कि वो ऊपर जाती है तो रघुनाथ उसे इशारे करता है और नोट दिखाता है। रघुनाथ को अपने बाप की दौलतमंदी पर नाज था। उसे गालिबन ये तवक्को थी कि मुसलमानों को रुपए पैसे से ख़रीदा जा सकता है। उसने अपने मुसलमान दोस्त को भी झूठा बयान देने के लिए 100 रुपया पेश किया था। इस लड़की की इज्जत की हिफाजत करने वाला इसका बाप था और ये भाई जो उससे छोटा था। इसके बाद 2 भाई बहुत छोटे थे। ये भी एक वजह थी कि रघुनाथ शेर हो गया था। लड़की के भाई ने अपने बाप को ना बताया। बाप बेचारा परेशान होने के सिवा क्या कर सकता था। ये दरमियाने दर्जे का घराना था। एक रोज़ इस लड़के ने बाहर कहीं रघुनाथ से कहा कि ऐसी हरकतें ना किया करे, इधर उधर देखने वाले बदनाम करते हैं। रघुनाथ ने बुरा मनाने या कुछ और कहने की बजाय इस लड़के को दोस्त बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। लड़के ने दोस्ती कबूल न की, लेकिन रघुनाथ के इतने अच्छे सलूक से वो मुतासिर ज़रूर हुआ। कुछ दिन बाद लड़के को उसकी बहन ने एक रेशमी रुमाल दिया और बताया कि वो छत पर गई तो रघुनाथ ने रुमाल के साथ पत्थर बांधकर उसकी तरफ फेंका है। लड़का रुमाल लेकर रघुनाथ के पास गया और रुमाल फाड़कर उस पर फेंक दिया। रघुनाथ ने उसे अपना छोटा भाई कहा और उसे फांसने के कुछ दिलकश तरीके इख्तियार किए। फिर एक रोज़ रघुनाथ ने लड़की की तरफ रिंग फेंके जो कानों में डाले जाते हैं। लड़की ने यह भी अपने भाई को दे दिए और वो रो पड़ी। लड़के ने यह भी रघुनाथ को दे दिए। लड़के ने उसे धमकी भी दी। एक रोज़ लड़के को किसी ने बताया कि रघुनाथ उसकी बहन को बदनाम करता फिर रहा है। लड़का चूँकि छोटा और अकेला था और रघुनाथ बड़ा और उसकी निस्बत ताकतवर था, इसलिए वो इस हिंदू से हाथापाई नहीं कर सकता था। एक रोज़ लड़की और लड़के के बाप के कान में भी कुछ बातें पड़ी। वो इनकी माँ से कह रहा था कि मेरा एक जवान बेटा होता तो इस हिंदू को मैं जिंदा न छोड़ता। माँ भी परेशान हो गई। लड़का सुन रहा था। उसने माँ और बाप से कहा कि ये सारी बातें झूठी हैं और वो इतने परेशान न हों। उसने कहा कि मैं भी तो जवान हूँ, मैं इंतकाम ले सकता हूँ। उसके बयान से ज़ाहिर होता था कि वो इंतकाम लेने के लिए तैयार हो गया था। उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसे मोहसिन मिला। उसने बड़े गौर से लड़के को अलग ले जाकर कहा, तुम्हें और तुम्हारी बहन को इस हिंदू से बेहतर कोई आदमी नहीं मिला था? सारी कौम की तुम बेइज्जती करा रहे हो। लड़का रो पड़ा। मोहसिन के गुस्से में हमदर्दी थी। लड़के ने उसे सारी बात सुना दी। रेशमी रुमाल और सोने के रिंगों के मुतालिक भी बताया और उसने ये भी कहा कि मैं अकेला हूँ और छोटा हूँ, फिर भी रघुनाथ को ख़त्म कर दूँगा या उसका एक बाजू या टांग तोड़कर हमेशा के लिए अपाहिज बना दूँगा। मोहसिन ने उसे कहा कि ये काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि रघुनाथ जो बकवास करता फिर रहा है वो कहीं सच तो नहीं। अब ये मुझ पर छोड़ दो। लड़का इस कदर गुस्से में था कि उसने मोहसिन से कहा, भाईजान अगर खून खराबा करना है तो मैं भी साथ हूँगा, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। मोहसिन लड़के के बाप से मिला और उसे ये कहकर तसल्ली दी कि हम मर नहीं गए, ये हिंदू आपके पाँव में सर रखेगा। मोहसिन और रघुनाथ दोस्त थे। मोहसिन ने लड़की के भाई को बताया कि उसने रघुनाथ से कहा है कि मछली के शिकार को चलते हैं और वो कल नदी पे जा रहे हैं, वो भी आ जाए। उसने लड़के को जगह बता दी। दूसरे दिन लड़का वहाँ पहुँच गया। रघुनाथ और मोहसिन भी आ गए। दोनों ने कपड़े उतारे और नदी में उतरने लगे। वो एक दो डुबकियां लगाकर मछलियां पकड़ने वाली कूंडियां फेंकना चाहते थे। नदी में उतरने से पहले ही मोहसिन ने चाकू निकाल लिया और रघुनाथ से कहा, आज के बाद अगर तुमने इस लड़के के साथ बात की और इसकी बहन के मुतालिक किसी से बाहर बात की तो उसी रात कत्ल हो जाओगे। मैं तुम्हें अभी कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन दोस्ती का लिहाज करता हूँ। रघुनाथ भी अपने आप को कुछ समझता था। अरे जा,
तेरा मैं खून पी जाऊं, उसने कहा। मोहसिन के हाथ में खुला हुआ चाकू तो था जो वो शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने रघुनाथ का बाजू पकड़कर मरोड़ा और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। लड़की के भाई ने पीछे से रघुनाथ की दोनों टांगें पकड़कर पीछे को उठा दी। ऊपर से हिंदू मोहसिन पर गिर पड़ा। उस वक्त मोहसिन के चाकू की नोक रघुनाथ के सीने पर लगी। वो गिरा। मोहसिन ने घुटने उसके सीने पर रखकर चाकू उसकी शेरक पर रख दिया और कहा, तुम्हें जुबा करके नदी में फेंक दूंगा। हिंदू ने हथियार डाल दिए और मिन्नतें करने लगा। मोहसिन ने उसे खूब पीटा और उसके ऊपर से उठकर कहा, इस लड़के के पाँव में नाक रगड़ो। रघुनाथ ने लड़के के पाँव में नाक जमीन पर रगड़ी। मोहसिन ने उसे कहा कि अब कान पकड़कर कहो कि आइंदा इस घर के मुतालिक मुंह से कोई बात नहीं निकालोगे। उसने कान पकड़कर यह भी कह दिया। उस वक्त देखा कि रघुनाथ के सीने से खून फूट रहा था। उसने हाथ से पोंछा तो वो टेढ़ी सी खराश थी जो चाकू की नोक से आई थी। इसके बाद रघुनाथ ने कोई बेहुदा बात मुंह से निकाली और न ही अपनी छत पर चढ़ा। फिर ये इत्तला मिली कि मोहसिन रघुनाथ की गोली से मारा गया है। मामला बिल्कुल साफ था। रघुनाथ की बहुत बेइज्जती हुई थी। उसने मोहसिन को फिर से दोस्त बनाकर इंतकाम लिया था। मुझे रघुनाथ की बहन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे जज्बात ऐसे भड़के कि मैंने इस मुसलमान लड़की की बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए रघुनाथ की बहन को थाने बुलाने का इरादा कर लिया। मैं इन काफिरों को पूरी तरह जलील करना चाहता था। उसे बुलाया तो उसका बाप भी साथ ही आ गया। उनके साथ शहर के सरकर्ता हिंदू भी थे। मैं इस सूरत हाल के लिए तैयार था। उनके एहतजाज को नज़रअंदाज करके लड़की को दफ्तर में बैठने को कहा और इन हिंदुओं को बाहर खड़ा रहने की इजाज़त दे दी। मैंने लड़की के बाप को अलग करके कहा कि इस केस में तुम्हारी बेटी का भी नाम आता है। मुझे शहादत मिल गई है कि इसके ताल्लुकात मोहसिन के साथ थे। अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो सारे शहर को पता चल जाएगा कि तुम्हारी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं। वो चुप हो गया। जवान बेटी बाप की बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। मैं दफ्तर में जाकर लड़की के सामने बैठ गया। वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थी। उसने बातें की तो मैंने देखा कि उसकी ज़बान में भी असर है। मैंने उसे कोई चक्कर न दिया, सीधा कहा, क्या तुम्हारे और मोहसिन के ताल्लुकात का इल्म तुम्हारे भाई को भी था? वो बुझ गई। दबी सी ज़बान से उसने मोहसिन से लाताल्लुकी का इजहार किया। मैंने उसे कहा, झूठ से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा भाई हवालात में बंद है। वो उम्र कैद के लिए जेल जा रहा है। उसके आंसू निकल आए। मैंने पूछा, ये आंसू किसके लिए हैं? भाई के लिए या मोहसिन के लिए? दोनों के लिए, उसने जवाब दिया। क्या तुम मोहसिन के लिए मज़हब भी छोड़ने को तैयार थीं? हाँ, उसने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया और पूछा, मोहसिन को इत्तेफाकिया गोली लगी है या मेरे भाई ने उसे जानबूझकर मारी है? मैं यही मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी उसे बताना मुनासिब नहीं समझता था। तुम्हारे भाई को मालूम था कि तुम मोहसिन से मिलती हो? नहीं, उसने जवाब दिया। उसने मेरे साथ कभी इस सिलसिले में बात नहीं की थी। ये हो सकता है कि उसे किसी से पता चल गया हो और उसने मोहसिन को मार डाला हो। अगर तुम्हें ये बताया जाए कि मोहसिन को तुम्हारे भाई ने दानिस्ता गोली मारी है, तो तुम अपने भाई को बचाने की कोशिश करोगी? मैं इस बदकार को अपने हाथों फांसी दूंगी, उसने जवाब दिया। उसके साथ जो तवील बातचीत हुई उससे मुझे यही हासिल हुआ कि वो मोहसिन को दीवानगी की हद तक चाहती थी, अपने भाई को पसंद नहीं करती थी। उसने रिश्ते से इनकार किया था तो भाई ने उसे मारा पीटा भी था। उसने ये भी कहा कि उसका भाई आवारा और बदकार है, शरीफ लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है और उन्हें बदनाम करता है। आखिर में उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरे भाई ने मोहसिन को कत्ल किया है तो मुझे बताना, जो बयान पढ़ाओगे अदालत में मैं वही बयान दे दूंगी। मोहसिन नहीं रहा तो इसको भी मेरे सामने जिंदा न रहने दो। मैंने इसे रुखसत कर दिया। रघुनाथ को अभी नहीं छेड़ा था। एएसआई ने उसका 7 रोज़ का रिमांड ले लिया था। मैं वक्त गुजारता रहा। शाम को घर चला गया। आधी रात से कुछ देर बाद थाने में आया और उसे तफ्तीश के मखसूस कमरे में ले गया। इसका दमखम ख़त्म हो चुका था। थाने और हवालात की दहशत आदि मुजरिमों को ही रास आती है। जो वहाँ पहली बार जाए उसे खुदा याद नहीं आता, बल्कि खुदा भूल जाता है। वो थानेदार को ही खुदा और कांस्टेबलों को फरिश्ते समझने लगता है। रघुनाथ तो माँ बाप का शहजादा बेटा था। उसे जो खाना दिया गया था वो उसने नहीं खाया था। हवालात में उस वक्त 3 चरसी और भंगी बंद थे। ये शहजादा उनके साथ बंद रहा था। तफ्तीश के कमरे में जाकर मैंने उसे कहा कि बैठ जाओ, तो वो यूं बैठा जैसे गिर पड़ा हो। कमीज़ उतारो, मैंने कहा। उसने डरते डरते कमीज़ उतार दी।
उसके सीने पर टेढ़ी खराश का निशान अभी मौजूद था। 1 ही महीना पहले मोहसिन के चाकू से उसे खराश आई थी। यह खराश कैसे आई थी? मैंने पूछा। उसका मुंह खुल गया, बात ना निकली। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने मुंह बंद कर लिया। खामोशी उसका जुर्म साबित कर रही थी। तुमने इस खराश का इंतकाम गोली से लिया? मैंने कहा। पक्के राजपूत हो। मैंने इंतकाम नहीं लिया, उसने इल्तिजा के लहजे में कहा। मैंने उसे देखा नहीं था। वो अगर जिंदा रहता तो तुमसे इंतकाम लेता, मैंने कहा। उसने मरने से पहले कहा था ना। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। मैंने कहा वहाँ कोई फाख्ता नहीं थी। वो फिर भी खामोश रहा। मुझे अचानक गुस्सा आ गया। मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में लेकर इस कदर जोर से मरोड़े कि उसकी चीखें निकल गईं। तुमने एक शरीफ लड़की की तरफ रुमाल और रिंग फेंके और उसे बदनाम किया, मैंने कहा। मोहसिन तुम्हें कत्ल कर सकता था, तुमने उसे धोखे में कत्ल किया। मैंने ये जितनी बातें कही थीं, इनका वो इतराफ़ कर भी लेता तो अदालत में उसे कोई नुकसान ना होता, ना मुझे कोई फ़ायदा मिलता। लेकिन थाने में मुलजिम को सिर्फ एक ऐसी बात कह दो जिसके मुतालिक उसे उम्मीद हो कि किसी को मालूम नहीं, तो वह हथियार डाल देता है। उसे तो मैंने बहुत सी बातें कह दी थीं जिन्हें वो राज समझता था। कहो तो तुम्हारी जुर्म की पूरी कहानी सुना दूं? मैंने कहा। लेकिन मुझसे सुनोगे तो सीधा फांसी के तख्ते पर ले जाऊंगा। अगर खुद सुना दोगे तो बचा लूंगा। कुछ और चिकनी चुपड़ी, कुछ धमकी आमेज बातें कह सुनकर मैंने उसे उसके जुर्म की तफसील भी सुना दी ताकि इसे शक न रहे। उसने मुझसे पूछा कि अगर वो इकबाल जुर्म कर ले तो मैं उसे क्या फ़ायदा दूंगा? अदालत में ले जाकर साफ बचा लूंगा। मैंने वही झूठ बोला जो मैं हर तफ्तीश में बोला करता था। मैंने उसे कहा, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। केस अदालत में भेजकर अपनी जान छुड़ा लूँगा और ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि तुम भी बाहर आ जाओगे। मुझे क्या, 2 और आदमियों को कत्ल कर दो। बहरहाल ये पुलिस के जाल होते हैं जो मुलजिम की किस्म के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किस्म जैसी थी, मैंने वैसा जाल फेंका और उसने सब कुछ बता दिया। उसने उन बयानात की तस्दीक की जो मैं देहातियों और दोनों लड़कों से ले चुका था। उसने एतराफ़ किया कि वो उस मुसलमान लड़की के पीछे पड़ा रहा है। उसने रुमाल और रिंग फेंके थे और उसने लड़की को बिलावजह बदनाम किया था। लड़की ने उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं था। उसने एतराफ़ किया कि मोहसिन ने उसे मारा पीटा और उसकी शहरक पर चाकू रख दिया था। उसने लड़के के पाँव में नाक रगड़ने और कान पकड़ने का भी एतराफ़ किया और कहा कि उसने उसी वक्त इंतकाम का इरादा कर लिया था। वो धोखे से वार करना चाहता था। उसे मोहसिन धोखे में मछली के शिकार के लिए ले गया। रघुनाथ ने भी शिकार का धोखा देने का इरादा किया। उसने लड़कों के बयान के मुताबिक बताया कि उनकी मदद से उसने मोहसिन के साथ फिर दोस्ती कर ली, उससे माफ़ी मांगी और एक रोज़ उसके कहने से चारों शिकार को गए। थोड़े से परिंदे मारे, फिर मौका वारदात पर उसने देखा कि मुसलमान लड़का पानी पीने चला गया है तो उसने हिंदू लड़के को खुश्क टहनियाँ लाने के बहाने दूर भेज दिया। वहाँ कोई खुश्क टहनी नहीं थी। वो भी चला गया तो रघुनाथ ने एक दरख्त की तरफ इशारा करके मोहसिन से कहा कि उसके नीचे जाकर देखो, कबूतर या फाख्ता का जोड़ा आकर बैठा है। मोहसिन उधर चला गया। कुछ दूर गया तो पीछे से रघुनाथ ने उस पर फायर कर दिया। इंसान को मारने के लिए बड़ा मजबूत दिलगुर्दा चाहिए। फायर करते रघुनाथ के हाथ कांप गए, इसलिए छर्रे दाएं पहलू में जा लगे थे। उसने निशाना सरका लिया था। वो गिरा तो रघुनाथ ने शोर मचा दिया और दोनों लड़कों को बताया कि उसे गलती से गोली लग गई है। वो इसी मकसद के लिए, यानी कि गवाही के लिए, इन दोनों लड़कों को साथ ले गया था। उसने बयान दिया कि मोहसिन मरता ही नहीं था। वो मोहसिन को गांव तक ले जा सकता था लेकिन ना ले गया। मुसलमान दोस्त को उसने पानी लाने के लिए भेज दिया और हिंदू से कहा कि साला मुसलमान है, मरने दो। फिर मोहसिन बेहोश हो गया। तब उसने हिंदू से कहा कि गांव में जाओ और चारपाई लाओ। चारपाई आने तक वो जिंदा था, फिर मर गया। इस कत्ल से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ है? मैंने कहा, अब तुम्हारी बहन अपना मज़हब छोड़कर मुसलमान नहीं होगी। उसने हैरान सा होकर मुझे देखा, लेकिन मैंने उसे और कुछ न बताया। इकबाल जुर्म मजिस्ट्रेट कलमबंद किया करता है। इसके लिए कानून में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 है। मुलजिम को मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट उसे अपने कमरे में बिठाकर कहता है कि वो इस फैसले में आज़ाद है कि इकबाल जुर्म करे या ना करे। अगर ना करे तो बता दे। इस सूरत में मुलजिम को पुलिस के हवाले नहीं किया जाता।
بلکہ جیل کی حوالات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقدمہ عدالت میں جاتا ہے اور یہ فرض پولیس کا ہے کہ اقبال جرم کے بغیر جرم ثابت کرے۔ میں رگھوناتھ کو مجسٹریٹ کے پاس لے گیا۔ 4 گھنٹے بعد مجسٹریٹ نے مجھے بلا کر بتایا کہ ملزم نے کہا ہے کہ آپ نے تھانے میں اس پر تشدد کیا ہے، جس سے گھبرا کر اس نے اوٹ پٹانگ بیان دے دیا تھا۔ وہ اب اقبال جرم ریکارڈ کرانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ مجسٹریٹ ہندو تھا۔ میرے ASI نے رگھوناتھ کے باپ کو بتا دیا تھا کہ میں کون سے مجسٹریٹ کے پاس جا رہا ہوں۔ قصبے میں کوئی مجسٹریٹ نہیں تھا۔ مجھے ضلع کے شہر میں جانا تھا، جہاں دفعہ 30 کے مجسٹریٹ تھے۔ رگھوناتھ کا باپ وہاں جا پہنچا اور مجسٹریٹ نے اس کے لڑکے کو بچانے کا بندوبست کر دیا، مگر یہ ہندوؤں کی بھول تھی۔ میں نے اقبال جرم پر ہی بھروسہ کبھی نہیں کیا تھا۔ میری شہادت کافی تھی، گواہ مضبوط تھے۔ سیشن جج ایک اینگلو انڈین تھا۔ بڑا ہنگامہ خیز مقدمہ تھا۔ سیشن کورٹ نے عمر قید کی سزا سنا دی، جو ہائی کورٹ نے اپیل میں 7 سال کر دی۔